अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है, जो लोग यहाँ पर वर्क परमिट लेकर आते हैं या एलएमआई लेकर आते हैं या आ चुके हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है और इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि आज मैं चल फिर नहीं रहा बिल्कुल, क्योंकि मैं ये वीडियो आज अपने स्टूडियो से कर रहा हूँ। क्योंकि अब बाहर का जो मौसम है बहुत ज़्यादा ठंडा होता जा रहा है यहाँ पे और आज टेम्परेचर तकरीबन 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो आज बारिश के भी चांसेस हैं और ये टेम्परेचर चला जाएगा फिर माइनस में। तो ऐसे में फिर बाहर जो है निकलना थोड़ा-सा यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे लोग कहते थे जी कि आबिद भाई, आप बाहर चलते रहते हैं, आप क्यों खड़े होके वीडियो नहीं करते? तो अब जो मोस्टली वीडियो आया करेंगी वो इन हाउस होंगी और मैं अपने स्टूडियो से किया करूँगा। लेकिन हाँ, जैसे ही बर्फ़बारी स्टार्ट होती है तो उस वक़्त कोशिश होगी कि आपको यहाँ के मुख्तलिफ स्नोफॉल के नज़ारे भी दिखाएँ, स्नोफॉल में ये कैसा हो जाता है सिटी वो दिखाऊँगा और यहाँ की लाइफ़स्टाइल दिखाऊँगा। लेकिन आज की ये जो वीडियो मैं आपको इन हाउस कर रहा हूँ, ये बहुत ही अहम है उन लोगों के लिए जो वर्क वीज़ा लेकर आते हैं, एलएमआई पे आते हैं, किसी एम्प्लॉयर के थ्रू यहाँ पर आते हैं। एक रिपोर्ट जारी की गई है कनाडा के एक डिपार्टमेंट की जानिब से सर्वे किया गया है 2000 से ज़ायद एम्प्लॉयर्स का और उसमें फिर काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स को पेनल्टीज़ भी की गई है और उसके अलावा कुछ एम्प्लॉयर्स को बैन भी किया गया है। उसकी वजूहात क्या हैं और ये रिपोर्ट आपके लिए ख़ास क्यों है? वो इसलिए कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि जो आप लोग एलएमआई लेकर आते हैं, वर्क परमिट लेकर आते हैं, उसमें आप लोगों के लिए कैनेडियन हुकूमत क्या फैसिलिटीज़ रखती है, एम्प्लॉयर्स को आपके साथ कैसा रवैया रखना चाहिए, क्या फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। अभी तक मुझे जो मैंने देखा है, एक एम्प्लॉयर भी ऐसा नहीं है जो इस पर पूरा उतर रहा हो। तो मैं सारी डिटेल तो नहीं बताऊँगा, सीधे-सीधा चीज़ें हैं मैं वो बताऊँगा और कुछ जो रेगुलेशंस हैं इसकी थोड़ी-सी आपको बताऊँगा। इस रिपोर्ट के चंद निकात अहम हैं, वो आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं जब आप किसी से वर्क परमिट लें, एलएमआई लें, कम से कम थोड़ा-सा ये ज़हन में रख के लें कि ये चीज़ें होती हैं। तो मैं शुरू करता हूँ कि ये कौन-सा डिपार्टमेंट है और क्या ये रिपोर्ट है, तो इस हवाले से आपको मैं इसकी डिटेल देता हूँ। अच्छा, ये डिपार्टमेंट है जी एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा, ईएसडीसी इसका नाम है, आप सर्च भी कर सकते हैं। उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स रिलीज़ की हैं जो उन्होंने 2022 और 2023 की रिपोर्ट में की हैं और ये फाइंडिंग्स जारी की हैं और इन्होंने सर्वे किया है कोई 2100 के करीब एम्प्लॉयर्स का। उसमें से 94% जो एम्प्लॉयर्स हैं वो पाए गए हैं कि वो कंप्लायंस कर रहे हैं रूल्स के मुताबिक कनाडा के, जबकि 6% जो एम्प्लॉयर्स थे वो उसमें नहीं पूरा उतरे कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको वो कंप्लाई कर रहे हों। तो फिर हुआ क्या है, जो कंप्लाई नहीं कर रहे थे उसमें फिर डिटेल जो है कि 116 जो 2100 में से थे लोग एम्प्लॉयड, वो नॉन कंप्लायंट पाए गए हैं, ठीक है। 93 जो उनसे हैं एम्प्लॉयर्स को छोटी-सी उनको पेनल्टीज़ डाली गई हैं, जबकि 23 को वार्निंग इश्यूज़ की गई हैं, जबकि 7 एम्प्लॉइज़ को मुकम्मल बैन कर दिया गया है। उनके नाम जो-से हैं वो आईआरसीसी की वेबसाइट पर मौजूद हैं, अगर कोई चेक करना चाहे तो वहाँ पर उनको मिल जाएँगे। और ये बैन किया गया है कि 5 साल अब वो कोई फॉरेन वर्कर किसी को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, किसी को हायर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फॉरेन वर्कर टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स का प्रोग्राम है, ये उसके तहत एलएमआई ये इश्यू होता है और फिर वर्क परमिट दे के ये लोगों को यहाँ पर लाते हैं। अच्छा, इसमें से जो मेजर चीज़ है कि एक एम्प्लॉयर को $1,00,000 का जुर्माना हुआ है और एक और एम्प्लॉयर को $53,000 का जुर्माना भी किया गया है। अच्छा, इसके अलावा अब रेगुलेशंस क्या होती हैं? रेगुलेशन ये है कि इस डिपार्टमेंट से जो है एलएमआई इश्यू करवाया जाता है, जो ये ईएसटीसी डिपार्टमेंट है
और उसके बाद फिर ये इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको पूरा फुलफिल करना पड़ता है इन इदारों को। अच्छा, अब जो मेन चीज़ है इसमें कि वो क्या है जो आप लोगों को पता नहीं है, और क्योंकि ये गिव एंड टेक का मामला होता है एम्प्लॉयर्स के साथ, तो दोनों पार्टीज़ फिर खामोश हो जाती हैं अपने-अपने मकसद के लिए। लेकिन असल में क्या होता है, असल में ये है कि जो एम्प्लॉयर है, वो आपको राउंड ट्रिप ट्रांसपोर्टेशन मुहैया करेगा। यानी कि आप किसी भी जगह से आ रहे हैं, उसके आने-जाने के अखराजात भी एम्प्लॉयर देता है, ठीक है? एलएमआईए के लिए। और उसके अलावा अगर आपको यहाँ पर घर नहीं मिलता, ठीक है? तो उसकी हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में भी एम्प्लॉयर आपका पूरा-पूरा उसका रोल है कि वो आपको प्रोवाइड करे हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी। देन फिर हेल्थ इंश्योरेंस जो-सी है, वो जितनी देर प्रोविंशियल कवरेज नहीं मिलती एम्प्लॉयर की गवर्नमेंट की जानिब से, तो वो भी एम्प्लॉयर का राइट है कि वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करे प्राइवेटली। अच्छा जी, देन फिर ये है कि सेफ्टी बोर्ड से भी उसका राइट है कि वो आपको कनेक्ट करवाए एम्प्लॉयर, ठीक है? यानी कि एक कोई फॉरेन वर्कर आ रहा है तो उसको सेफ्टी बोर्ड से मुंसलिक करवाना भी एम्प्लॉयर की ज़िम्मेदारी है, ताकि जो आपकी सेफ्टी के राइट्स हैं वो आपको मिलें यहाँ कनाडा में, ठीक है? और फिर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ हुआ है, उसकी काफ़ी कॉपी भी देना एम्प्लॉयर की ज़िम्मेदारी है कि आपके साथ ये चीज़ें तय हुई हैं और आप उसको फुलफ़िल करने के मजाज़ हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक नहीं देखी कोई यहाँ पर पूरा कर रहा हो, ठीक है? अच्छा जी, इसके अलावा 10 जो मज़ीद रूल्स होते हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा कि इंसेंटिव्स होते हैं जो आपको फ़ॉलो करना पड़ते हैं एम्प्लॉयर को। लेकिन ये मेन चीज़ें हैं जो आपको देनी पड़ती हैं, आपके ख़ास करके आपकी हेल्थ के हवाले से, आपको फिर एग्रीमेंट उसने देना है, देन फिर आपके आने-जाने के अखराजात उसने देने हैं, आपके लिए घर का बंदोबस्त भी उसने करना है, अगर आपका मायदे में है तो। तो ये वो चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ जो यहाँ पर एम्प्लॉयर्स थे वो पूरा नहीं कर रहे थे। होता क्या है कि एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉयी होता है, दोनों के माबैन एक मुआहदा हो जाता है कि यार ये चीज़ें हम नहीं करेंगे, बस तुम हमें जॉब दे दो। मोस्टली तो यही होता है। ठीक है? तो वो फिर जो भी उनके आपस में चीज़ें तय होती हैं और वो फिर तय करते हैं, और यहाँ पर फिर उनका प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर आप बाहर से कहीं से कर रहे हैं, ख़ासकर पाकिस्तान से 6 माह लग रहे हैं, मिडल ईस्ट से 4 से 5 माह लग जाते हैं, ठीक है? और अगर आप यहाँ पर कनाडा में आ चुके हैं, कनाडा में आकर आप एलएमआई लेते हैं, तो उसमें फिर आपको तकरीबन 4 माह का टाइम लगता है। अच्छा, इसके अलावा होता क्या है कि मिनिमम जो आपको आइट्स के बैंड चाहिए होते हैं, वो 5 बैंड चाहिए होते हैं। मुख्तलिफ नाग कोड के मुख्तलिफ बैंड्स होते हैं जो आपको चाहिए लैंग्वेज के। लेकिन जो मिनिमम बैंड है वो आपको 5 बैंड चाहिए। लेकिन कुछ सूबे ऐसे हैं जहाँ पे 4 या 5 बैंड भी चाहिए, इतना भी चल जाता है। लेकिन नोवा स्कॉशिया वाली साइड जो है, इस तरह के जो अटलांटिक है, वहाँ पे 4.5 बैंड्स भी चल जाते हैं। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी मस्ट है जी कि वो इंटर होनी चाहिए। इंटर यहाँ के मुताबिक, ये नहीं कि आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान की इंटर, उसके भी कुछ रूल्स हैं कि आपको ये करवाना पड़ेगा। अगर आप वो कहते हैं जी कि आपकी क्वालिफ़िकेशन इंटर है, देन फिर यहाँ पर एक्सेप्टेबल होती है। अदरवाइज़ आपका यहाँ पर एलएमईए मुश्किल होता है। जो आपका ये टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम है, इसमें आप पूरा नहीं उतरते। यही चीज़ें थी कि ये जो एम्प्लॉयमेंट एंड ईएसटीसी जो डिपार्टमेंट है वो चेक करता है, और उन्होंने सर्वे किया है जिसमें ये सारी चीज़ें सामने आई हैं, और इस रिपोर्ट का बहुत चर्चा था। तो मैंने कहा मैं इसकी डिटेल थोड़ी-सी अपने व्यूअर्स को भी दे दूँ, ताकि उनके नॉलेज में इज़ाफ़ा हो। शुक्रिया। और मेरी वीडियोज़ इस तरह मुमकिना तौर पे जितनी देर स्नोफॉल नहीं होती, ठीक है? स्नोफॉल के बाद फिर मेरी वीडियोज़ इस तरह इन हाउस आया करेंगी। अभी मैं कोशिश करूँगा कि जितना आपको बाहर थोड़ा-सा घुमा सकूँ, आप देख सकते हैं जो चंद नज़ारे हैं यहाँ के, वो मैं आपको कनाडा के दिखा दूँ। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आगे शेयर करें, ताकि दूसरे दो लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके।